नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी फैक्टर की। वायनाड से आज उन्होंने गाजे-बाजे के साथ, भारी लवाजमे के साथ पूरी पार्टी की यूनिटी को, एकता को सामने रखते हुए पर्चा दाखिल कर दिया और अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई अनहोनी नहीं हुई तो 23 नवंबर को जब नतीजे आएँगे तो वायनाड से प्रियंका गांधी का नतीजा भी उनके पक्ष में आएगा और शीतकालीन सत्र में वो लोकसभा में नज़र आएँगी। हाँ, लोकसभा में उनके भाई लीडर ऑफ अपोज़िशन हैं तो पहली पंक्ति में नज़र आएँगे और प्रियंका गांधी चूँकि फर्स्ट टाइमर होंगी, तो वो पीछे की पंक्तियों में नज़र आएँगी। बस फ़र्क इतना सा है। लेकिन ये 2 भाई-बहन का कॉम्बिनेशन क्या कांग्रेस की राजनीति को बदल कर रख देगा? क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की राजनीति में नया जोश लाएगा? क्या इसका तात्कालिक इफ़ेक्ट झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे होगा? क्या इसका तात्कालिक इफ़ेक्ट महाराष्ट्र में और झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और फ्लोटिंग वोटरों में होगा? ये एक बहुत बड़े सवाल उठते हैं। प्रियंका गांधी का राजनीति में आना, सक्रिय राजनीति में, संसदीय चुनावी राजनीति में आना कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। हालाँकि पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि वो कब सोनिया गांधी की सभाओं में आती रही हैं, चुनाव प्रचार कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी करती रही हैं, सेलेक्टिव जगह जाकर और राहुल गांधी के लिए भी वो प्रचार-प्रसार करती रही हैं। लेकिन खुद जब उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी उठाई, तो वहाँ वो पार्टी को कामयाबी दिलाने में सफल नहीं हो सकी। सबसे बड़ा उदाहरण पिछली बार के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जहाँ वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लेकर निकली थी। माहौल ज़रूर बनाया, लेकिन कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा माहौल जो बनाया, उसका फ़ायदा अखिलेश यादव की पार्टी को ज़्यादा हो गया। तो कम से कम एक चीज़ तो निकल कर आती है कि प्रियंका गांधी राहुल के मुकाबले माहौल बनाने में ज़्यादा सक्षम नज़र आती है। भाषा अच्छी है, साफ हिंदी बोलती हैं, छोटे सहज शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोगों को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि नज़र आती है। और अब क्या होगा राजनीति में, कुछ लोग कह रहे हैं 2 पावर सेंटर हो जाएँगे, कुछ लोग कह रहे हैं माँ राज्यसभा में और दोनों बेटा और बेटी लोकसभा में, तो ये परिवारवाद का बड़ा दिलचस्प उदाहरण हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर अभी भी मुकदमे तो चल ही रहे हैं, चाहे 10 साल से चल रहे हों, क्लीन चिट तो नहीं मिली है, तो बीजेपी उनको दोबारा उठाने की कोशिश करेगी। वैसे भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भी दलाल और दामाद शब्दों का बहुत बार उपयोग किया था। लेकिन ये सब चीज़ें उतनी राजनीति में अब आक्रामक हथियार के रूप में नहीं रह गई हैं, इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती हैं। पढ़ी-लिखी सम्राट घर की महिला हैं और बहुत बड़ी महिलाओं का प्रतीक है वो, जुझारू महिलाओं का प्रतीक है हिंदुस्तान की। तो ऐसे में प्रियंका गांधी पर व्यक्तिगत हमले करना भी प्रधानमंत्री पर या बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि वो अपनी समझदारी का परिचय बहुत बार दे चुकी है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि पार्टी के अंदर जो थोड़े नाराज़ नेता जो मान लीजिए राहुल गांधी से नाराज़, जो मान लीजिए सिस्टम से नाराज़, उनको मनाने-समझाने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का झगड़ा हुआ था, तो अशोक गहलोत तो आमादा हो उठे थे कि सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर पार्टी में रखना नहीं है। राहुल गांधी भी थोड़े ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे, लेकिन तब प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से सचिन पायलट का साथ दिया था। एक मौका दिए जाने की बात कही थी और सचिन पायलट ने साबित कर दिया। जो विश्वास प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट में जताया था, सचिन पायलट ने साबित कर दिया कि उन पर यकीन किया जा सकता है, वो कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं। और अब तो बहुत बड़ा एसेट है सचिन पायलट राजस्थान और उत्तर भारत में कांग्रेस की राजनीति को देखते हुए। आपको ध्यान हो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए तंज कसा था कि ये 100 साल पुरानी पार्टी है, बूढ़ी पार्टी हो गई है। तो अगले ही दिन प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली में अमेठी या रायबरेली में कहा था जनता के सामने जाकर, क्या मैं आपको बूढ़ी नज़र आती हूँ? क्या मैं आपको बूढ़ी नज़र आती हूँ? एक छोटा-सा सेंटेंस और मोदी की सारी पॉलिटिकल चतुराई धरी की धरी रह गई थी।
इससे पहले भी वो वन लाइनर के लिए जानी जाती रही है और बड़े ही सधे हुए अंदाज में हमले करती रही हैं मोदी पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर, बिना कोई लाग लपेट के हमले करती रही हैं और सीधा उसकी चुभन अभी तक बीजेपी के नेता महसूस करते रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की जहाँ तक बात है तो अब ये इसको रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि बीजेपी ने ही सीरियसली नहीं लिया। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, अभी वर्तमान में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, उससे पहले भी 5 साल पहले भी बीजेपी की सरकार, लेकिन एक भी मामला सिद्ध नहीं हुआ ज़मीनखोरी का रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, ना राजस्थान में, ना हरियाणा में और ना ही ईडी या दूसरी एजेंसियां ही किसी मामले में जांच जो मुकम्मल जांच कर पाई। तो इससे भी साबित होता है कि रॉबर्ट वाड्रा पर कोई ताज़ा हमला किया गया या प्रियंका गांधी पर हमला किया गया तो उसका असर नहीं होगा। आगे बात करेंगे लेकिन पहले क्या वायनाड से वाक़ई में प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएँगी? देखिए उनके ये सीट बीजेपी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। करीब 14-15 लाख का वोटर है वहाँ पर, बहुसंख्यक मुसलमान वोटर है वहाँ पर और जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उस जिसका कांग्रेस हिस्सा है, मुस्लिम लीग भी हिस्सा है, तो मुसलमानों का साथ पूरा तरह से मिलता रहा है। पिछली बार भी वायनाड के अंदर राहुल गांधी की घेरेबंदी की कोशिश की गई थी। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव मैदान में उतारा था। सीपीआई ने अपने नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन राहुल गांधी 60% वोट लेने में कामयाब हुए थे। उससे पहले के 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को करीब 65% वोट मिले थे। तो ऐसे में ये सीट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब बीजेपी कोई तिकड़मबाजी कर सकती है। इस बार तो एक पार्षद को चुनाव मैदान में उतारा है, तो बीजेपी भी इतना सीरियसली शायद नहीं ले रही हैं, या बीजेपी को लग रहा है इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, या बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करने के उद्देश्य से वायनाड का विषय ये कहकर उठा सकती हैं कि देखिए प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग हो रही है, तो भी उनको मुस्लिम वोटों का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। खैर ये राजनीति अलग है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति कैसे बदलेगी? कुछ लोग कह रहे हैं 2 पावर सेंटर हो जाएंगे, तो कांग्रेस में 2 नहीं 3 पावर सेंटर तो पहले से ही है। एक सोनिया गांधी का पावर सेंटर है, एक प्रियंका गांधी का पावर सेंटर है, एक राहुल गांधी का पावर सेंटर है और अब थोड़ा-सा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना पावर सेंटर बनाया है। लेकिन एक दूसरे के अधिकारों में, एक दूसरे के क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से अतिक्रमण इन चारों बड़े नेताओं ने नहीं किया है। ये कांग्रेस की, गांधी नेहरू परिवार की एक खासियत रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पूरी इज्जत बख्शी गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी दक्षिण को संभाल सकती हैं। 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में 20 में से 18 सीटें कांग्रेस का गठबंधन जीता था, पिछली बार 19 सीटें जीती थी। 10 साल से वहाँ केरल में वामपंथियों की सरकार है, तो 2026 में कांग्रेस की वापसी का बड़ा मजबूत आधार है, जिसको और ज़्यादा पुख्ता वायनाड से प्रियंका गांधी कर सकती हैं। दक्षिण भारत वो संभाल सकती हैं, जहाँ पर इस समय कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इस समय तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इस समय तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की मिली-जुली सरकार है और आंध्र प्रदेश में क्या कुछ कमाल करने की कोशिश कर सकती हैं प्रियंका गांधी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। और उत्तर भारत उनके भाई राहुल गांधी संभाल सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी प्रियंका गांधी को भी उठानी पड़ सकती है। और कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि प्रियंका गांधी को संगठन महासचिव बना दिया जाए, ताकि वो संगठन का काम करें। कांग्रेस के अंदर जो खेमेबाजी है, जो आपस में गुटबाजी है, जो बड़े बुजुर्ग नेता बनाम युवा नेताओं की आपसी लड़ाई है, जो महिला कांग्रेस की नेताओं के सामने आने में रोड़े अटकते रहे हैं, उन सब चीज़ों को सुलझाने का काम कर सकती हैं और प्रियंका गांधी बड़ी मिलनसार हैं। वो प्रियंका गांधी का इस्तेमाल इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के अलग-अलग धड़ों को एक मंच पर लाने में भी हो सकता है। बड़ा लाइटर वे में कह रहा हूँ कि लोकसभा में कम से कम टीएमसी की बहुत सी महिला सांसद है, शायद 10-11 महिला सांसद है, उनके साथ एक ग्रुप तो बनाया जा सकता है, सुप्रिया सुले को भी उनके साथ जोड़ा जा सकता है और इस बहाने टीएमसी की ममता बनर्जी, इस बहाने शरद पवार की एनसीपी के साथ संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा मीठे किए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी
की बात अपोज़िशन के लोग ज़्यादा सुनते रहे हैं और चूँकि वो महत्वाकांक्षी उस रूप में नहीं रही हैं और राहुल गांधी परिवार में गांधी नेहरू परिवार में देखा गया है कि परिवार ने जब तय कर दिया कि राहुल गांधी सक्रिय राजनीति करेंगे और प्रियंका गांधी शादी की, फिर बच्चे छोटे थे, फिर उनसे कई बार कहा गया कि राजनीति में आने का, तो उन्होंने हमेशा कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं है। अब वो इन चीज़ों से उभरी हैं। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का सक्रिय चुनावी राजनीति में आना कांग्रेस और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए एक सुखद संदेश है और अगर बीजेपी इसमें छेड़ाछानी नहीं करती है, तो बीजेपी को नुकसान मुझे लगता है नैरेटिव के स्तर पर, छवि के स्तर पर, विमर्श के स्तर पर कम होगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर हमले, एक तरफ़ा हमले करने की कोशिश करते हैं, बेतुके किस्म के हमले करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके खिलाफ भी चीज़ें जा सकती हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।